तो यस, टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर लाइट, चैप्टर हमारा फिजिक्स का। अगर हम साइंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम क्लास 10th साइंस की बात करें तो 10th साइंस में हमारे पास 3 यूनिट है। पहली जो यूनिट है केमिस्ट्री की यूनिट है, फिर हमारी बायोलॉजी के चैप्टर्स आते हैं, एंड फाइनली हमारे फिजिक्स के चैप्टर आते हैं। तो हम ऑलरेडी बायोलॉजी में कृषि मैम आपके साथ चैप्टर्स कर रही हैं, लाइफ प्रोसेसेस, आई थिंक वो हमारा पहला चैप्टर था जो वो करवा चुकी हैं। केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हम डन कर चुके हैं। और आज हम फिजिक्स का पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लाइट। ठीक है ना, लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को मैंने इस तरीके से रखा है क्योंकि आपके वन शॉट लेक्चर्स भी साथ में आते रहेंगे। तो इस जो ये जो सीरीज है लाइव सीरीज, इसमें मैं इस चैप्टर को, मेरी प्लानिंग ये है कि लेक्चर नंबर 1 मतलब 3 लेक्चर्स में से मैं फिनिश आपका करवा दूं। ठीक है, जिसमें अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कैसे कैसे हम आगे चलने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बात को। जो टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में खत्म करने हैं, पहले मैं आपको वो सब बता देता हूं। सबसे पहले हमें यहां पे देखना है व्हाट इज लाइट। तो सबसे पहले हम एक्चुअली लाइट है क्या उसे समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिर देखेंगे कि लाइट के कौन कौन से फिनोमिनन है, मतलब लाइट जो एनर्जी है वो क्या है और वो किस तरीके के एक तरीके से प्रोसेसेस दिखाती है नेचर में, है ना। तो हम समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को समझेंगे, फिर हम रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर की, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो देख रहे होंगे, फिर हम स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे, फिर हम रे डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं कि ये रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं हम, है ना। अच्छा, ओके ओके, लाइट, एक मिनट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूं, एक छोटी सी चीज है। हाँ, अब सही है। एक मिनट, हम इसको डिफॉल्ट पे सेट कर देते हैं, अब ठीक है। हाँ, फिर हम बात करेंगे कि तो सबसे पहला हम व्हाट इज लाइट, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, देखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। फिर रे डायग्राम पढ़ रहे होंगे कि भाई रे डायग्राम क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर मिरर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लें सभी लोग कि जो मिरर फॉर्मूला होता है इससे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए। फिर हम आगे रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं। तो आज की कोशिश ये रहेगी कि हम इतना, है ना, लगभग लगभग हम यहां तक कवर कर ले आज। ठीक है, फिर हम ये जो दोनों बातें हैं, है ना, या रे डायग्राम भी देखेंगे अगर आज होता है तो। ये दोनों जो है हम लेक्चर 2 में करेंगे, और फाइनली हम ये जो है वो लेक्चर 3 में करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इवन 4 लेक्चर भी चले जाए, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से और डिटेल में जाके पढ़ना है। चलिए, तो अब बात करते हैं व्हाट इज लाइट, ये लाइट क्या है और ये लाइट फंडामेंटली इसको हम समझे कैसे। तो देखो, अगर आप फिजिक्स के नजरिए से देखो, फिजिक्स मतलब जब हम नेचर के लॉस को समझने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि नेचर में, मतलब हमारे आसपास जिसमें हम भी नेचर का पार्ट है, ये सब कुछ कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। और अगर आप देखेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एनर्जी के सेंस में सोचें तो एक एनर्जी की फील हमें ऑलरेडी है ना। तो मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको कि जब भी आप किसी बॉडी को इस तरीके से ड्रॉप करते हैं तो वो अपने आप नीचे आती है। वो क्यों नीचे आती है? क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता चला है होता है, जो कि एक मास मतलब अर्थ हम सब पे लगाती है या किसी बॉडी पे लगाती है, जिससे वो उसे खींचती है। तो ये जो फोर्स आता है, कोई भी चीज जब फोर्स लगाती है तो कैसे लगाती है? तो आप सोचिए, जैसे आपको किसी चीज को फोर्स लगाना है, मान लो मेरे को इस चीज को ऊपर या नीचे करना है, तो इसमें फोर्स लगाने के लिए क्या मुझे एनर्जी की जरूरत है? तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज बेसिकली
क्वांटिटी और अ फिजिकल क्वांटिटी यू कैन से, या एक ऐसी चीज है जिसके कारण आप किसी बॉडी से इंटरेक्ट कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ फोर्स, है ना। आप फोर्स से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और दूसरे तरीकों से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट बेसिकली एनर्जी इज द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ नेचर, है ना। ये पूरा नेचर जो है वो किसी ना किसी एनर्जी को पोजेस करता है। जैसे और एग्जांपल हम सोचते हैं, अब मुझे आपको कोई चीज कम्युनिकेट करनी है, मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा? या तो मैं साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर लूंगा, या आपको लिख के बताऊंगा, या फिर आपको बोल के बताऊंगा। ये जो मैं बोल के आपको बता रहा हूं ये भी क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? इसे हम कहते हैं साउंड एनर्जी। तो ये अलग अलग टाइप की एनर्जियां होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप भागते हैं तब भी आपकी एक एनर्जी यूटिलाइज होती है, या आपकी बॉडी में एक एनर्जी पोजेस होती है, वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। और एक ऐसी एनर्जी भी दुनिया ने बहुत लेट, अगर कहें तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो सबसे लेटेस्ट, या अगर हिस्ट्री में देखें तो सबसे लेट जो एनर्जी की डिस्कवरी या जो एनर्जी लोगों ने साइंटिफिकली समझी वो है स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे ही मैं लाइट को ऑन करता हूं, तो देखो एक चीजें बिग ब्राइटन अप तरीके से दिख रही है और बेटर तरीके से दिख रही है ना। तो ये लाइट क्या है? बेसिकली लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो नेचर में विजिबिलिटी, विजन या इल्यूमिनेशन का कॉन्सेप्ट पैदा करती है, या फिर नेचर को एबिलिटी देती है, या ऑब्जेक्ट्स को एबिलिटी देती है एक दूसरे को देखने के लिए। सो फंडामेंटली व्हाट इज लाइट? अगर हम आराम से सोचें, क्या है लाइट? लाइट इज एन एनर्जी of nature that brings the concept of vision or the phenomenon of seeing things। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसके कारण ही एक्चुअली हम दुनिया को देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर लाइट एनर्जी नहीं होती तो आप चीजों को देख ही नहीं पाते। जैसे कि अगर आपके घर में, हाय बेटा, हाय कल्याणी, अगर आपके घर में लाइट चली जाती है तो क्या होता है? आप बस नेचुरली ऑब्जर्व करो क्या होता है। गुड इवनिंग ब्रेन बूस्टर्स। तो आप अगर नेचुरली देखोगे जैसे ही लाइट चली जाती है तो आपको चीजें दिखना बंद हो जाती है। तो लाइट का सिर्फ एक काम है, अगर हम बेसिक लेवल पे सोचे, वैसे लाइट के जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे 10th में, फिर लाइट को हमें पढ़ना है 12th क्लास में और डिटेल में, है ना। तो और केमिस्ट्री में आप 11th क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन अगर बहुत बेसिक लेवल पे सोचें तो लाइट का काम क्या है? सिर्फ चीजों को दिखाना, या चीजों को हम देख पाते हैं। गुड इवनिंग। चीजों को हम देख पाते हैं, वो किस वजह से देख पाते हैं? लाइट की वजह से देख पाते हैं। हम किसी चीज को सुन पाते हैं क्यों? साउंड एनर्जी की वजह से सुन पाते हैं। कोई चीज अट्रैक्ट होती है क्यों? ग्रेविटी की वजह से। अट्रैक्ट वैसे आपको पता है चार्ज वाली एनर्जी के कारण भी हो सकती है। तो लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है, लाइट इज एनर्जी ऑफ नेचर दैट ब्रिंग्स द कॉन्सेप्ट ऑफ विजन और द फिनोमेना ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए, विजन का कॉन्सेप्ट लाने के लिए हमें कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? हमें लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या यहां तक बात ठीक है? ठीक है। अब थोड़ी सी लाइट, गुड इवनिंग अनिकेत, अब थोड़ी सी बात ये करते हैं कि लाइट की जो डिस्कवरी है सर, तो क्या लाइट अभी डिस्कवर हुई है या लाइट की बात कहां से स्टार्ट होती है? थोड़ी सी लाइट की हिस्ट्री पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो लाइट तो बेटा दुनिया की फंडामेंटल एनर्जी है, ये तो दुनिया में हमेशा से ही है, लेकिन किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। कोई इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था कि लाइट जैसी एनर्जी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। बाकी नेचर में तो हमेशा हो रहा था, रात होती थी तो चीजें दिखना थोड़ा कम हो जाती थी, आपको आसपास की विजिबिलिटी कम हो जाती, लेकिन कोई ये ध्यान नहीं दे रहा था कि यार ये किसी एनर्जी के कारण हो रहा है, या किसी का इस एनर्जी पे इतना फोकस ही नहीं था। क्यों नहीं था? उसका लॉजिकल रीजन भी था कि साइंस कैसे काम करती है। साइंस हर उस चीज को पढ़ती है जिससे कुछ हो सके, जिसका यूटिलाइज करके हम और कुछ बना सके। और साइंस में फिजिक्स एक ऐसी चीज है, फिजिक्स का जो पार्ट है वो नॉर्मली इस नेचर को समझने वाले लॉस पे काम करता है।
तो जब तक साइंटिस्ट को ये एक्साइटमेंट नहीं आई, बहुत बढ़िया है भावेश, बहुत बढ़िया है, जब तक साइंटिस्ट के अंदर ये वाली इच्छा नहीं आती है या उसको ये क्लैरिटी नहीं आती है, देखो देखते सब है, बहुत से लोग लाइट की बात कर रहे हैं, इवन अगर आप लाइट के ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स जो वर्ड है वो बहुत पहले साइंटिस्ट ने दिया है, आज से हजारों सालों पहले दिया हुआ है। लेकिन जब हम साइंटिफिक लेवल पे बात करेंगे कभी भी, तो हम तब से बात करेंगे जब लाइट का हम समझ के, लाइट एनर्जी को समझ के उसका कुछ यूज करने लगे, है ना, उसके फिनोमेना को पढ़ के हम कुछ बनाने लगे। सर लाइट का फिनोमेना पढ़ के हमने क्या बनाया? आप सोचो, लाइट ही का फिनोमेना पढ़ के हमने बल्ब की इन्वेंशन करी, है ना, लाइट का ही फिनोमेना पढ़ के हमने बहुत सारी अलग अलग, मतलब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ विजन बनाना स्टार्ट किया। जब हम लाइट को अच्छे से समझने लगे तो तभी हमने ये आंखों को पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि लाइट को हम परसीव कैसे कर रहे हैं, हर एनर्जी को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। साउंड को हम कानों से परसीव करते हैं, तो जब लाइट को पढ़ने लगे तो समझ आया लाइट को परसीव करने के लिए तो आंखें जरूरी हैं, तो हम आंखों को पढ़ने लगे। आंखों को पढ़ने लगे तो फिर देखो हमें अलग अलग डिफेक्ट पता चलने लगे, है ना, तो हर चीज लाइट के बेसिस पे थी। तो हिस्ट्री को जब भी पढ़ा जाता है वो तब से पढ़ा जाता है जब लाइट या किसी भी चीज को साइंस जब पढ़ती है उसका कुछ यूटिलाइजेशन हो पाता है नेचर में, या यूटिलाइजेशन हो पाता है कुछ बनाने के लिए, कुछ फर्दर एडवांसमेंट या डेवलपमेंट करने के लिए। तो हिस्टोरिकली बात करें तो क्या कोई बता सकता है सबसे पहला कौन साइंटिस्ट रहा होगा जिसने लाइट पे कुछ कंस्ट्रक्टिव बात की होगी? क्या लगता है सभी को? अगर बता सकता है तो कोई। और मैं थोड़ी सी फील इसलिए दे रहा हूं सो दैट आपका इंटरेस्ट आए कि अरे ऐसा भी था क्या। तो हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने लाइट की बात करी वो थे न्यूटन। हाँ, आपको सुन के शौक हो रहा होगा कि सर न्यूटन ने लाइट की बात करी। जी हाँ, सबसे पहले जिसने बात करी वो थे हमारे न्यूटन। न्यूटन ने पहली बार लाइट के लिए एक थ्योरी प्रपोज की। न्यूटन को पहली बार लगा कि यार लाइट को पढ़ना एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप सोचे ना, पिछले 500 इयर्स की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से लाइट की डिस्कवरी तो नहीं कहना चाहिए, लाइट की स्टडी है, ठीक है। फिर न्यूटन के बाद किन्होंने काम किया? तो न्यूटन के बाद आने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेकिन मैं मेजर नाम आपको लेके बताऊंगा, है ना। भावेश हेलो बेटा, मैं मेजर नाम लेके बताऊंगा, बहुत अंदर हम छोटे छोटे साइंटिस्ट पे नहीं जाएंगे, हम ऊपर बात करेंगे कि मेजर डिस्कवरीज किसने की। तो फिर हमारा एक साइंटिस्ट आता है मैक्सवेल, जिन्होंने काफी बड़ी बातें करी लाइट के बारे में। और फाइनली हमारे तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने लाइट पे बहुत बात करी, उनका नाम था आइंस्टीन, ठीक है। तो लाइट पे बात करने वाले तीन बड़े साइंटिस्ट का आपको नाम पता होना चाहिए, न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन। इसके बीच में भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे हाइगन्स करके एक साइंटिस्ट है जिनका मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, है ना, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन हाँ, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब कुछ ना छोटी छोटी बातें आती हैं लाइट को लेके कि सर लाइट की अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो हमें लाइट के बारे में क्या क्या समझ आ सकता है ना। तो कुछ क्वालिटीज हम लाइट की डिस्कस करते हैं। और बहुत ज्यादा क्वालिटीज भी बात नहीं करनी 10th क्लास में, लेकिन छोटी मोटी जो आप और मैं सब समझ सकते हैं। तो पहली क्वालिटी तो बड़ी सिंपल है कि ड्यू टू लाइट ओनली वी कैन सी थिंग्स, है ना, वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी, ये तो पक्की बात है। अब दूसरी बात, जैसे 9th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। याद है आपको साउंड क्या है? जैसे कि देखो, जब दो चीजें टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। देखो आप, जब दो चीजें टकराती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। मतलब साउंड को दो चीजें चाहिए, जब वो टकराती हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो क्या लाइट के साथ भी कुछ ऐसा है? तो एक इलस्ट्रेशन से सोचते हैं, अपने दिमाग में एक इलस्ट्रेशन लाते हैं कि देखते हैं भाई कि हमें लाइट के बारे में क्या समझ आता है। तो इस इलस्ट्रेशन पे ध्यान देना, यहां पे भैया यहां पे आपका क्या है? यहां पे आपका लेट्स से सन है,
यहां पे क्या है आपका सन है, और यहां पे क्या है आपकी अर्थ है ना, यहां पे आपकी अर्थ है, वो तो दूर दूर है इसलिए मैंने थोड़ा साइज उनका सिमिलर रख लिया, नहीं तो सन का साइज काफी बड़ा होता है। अच्छा, सन से जो लाइट निकलती है, सन से जो भी लाइट निकलती है वो अर्थ तक आती है, लेकिन कहां से आती है? तो ये हमारी क्या है, लाइट है जो आ रही है हमारे पास, है ना, जिसके कारण हम चीजें देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा सोर्स तो सन ही है ना। अच्छा, एक बात बताइए, यहां पे जब आ रही है तो यहां बीच में क्या है, सन और अर्थ के बीच में क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि अगर हम सन और अर्थ की बात करें तो बीच में, है ना, इसके बीच में अगर हम बात करें तो बीच में क्या है बच्चों, बताइए जरा, बीच में क्या है बच्चों? बीच में है स्पेस। बीच में क्या है? स्पेस है। स्पेस का मतलब क्या? स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम। मतलब कि बहुत ध्यान से समझना, इससे कुछ समझ आने वाला है हमें। पालीवाल क्या पूछ रहा है, सर आई एम इन 9th, कैन आई बी हियर? यस यू कैन बेटा, डेफिनेटली। अगर आपको चीजें समझनी है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, मतलब क्यों नहीं, लेकिन 9th की चीजें भी पढ़ते रहना, तूने कल की क्लास मिस की थी मुझे पता है। वैक्यूम का मतलब होता है यहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं है, नो पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब यहां एयर जैसे पार्टिकल्स नहीं है, यहां पे मॉइस्चर नहीं है। हाँ, प्लैनेट के पास हो सकता है कुछ गैसेस हो, किसी बड़ी बॉडी के पास हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट है, 99% जो पार्ट है, 99.99% जो पार्ट है इस यूनिवर्स का, उसमें क्या है, कोई पार्टिकल नहीं है, खाली जगह है। लेकिन क्या उस खाली जगह में से भी, क्या उस खाली जगह में से भी आपकी लाइट ट्रैवल करके आती है कि नहीं आती? पहले ये बताओ, आती है कि नहीं आती? इसका मतलब, इसका मतलब कि हमारी जो लाइट की एनर्जी है वो तो एक खाली जगह में से निकल के आ रही है। मतलब उसको क्या पार्टिकल की जरूरत है या नहीं है? बताइए, क्या उसको पार्टिकल की जरूरत है या नहीं है? तो आप ऑब्जर्वेशन से ये समझ सकते हैं कि लाइट अगर नो पार्टिकल जोन से भी ट्रैवल कर ले रही है तो उसको पार्टिकल की जरूरत नहीं है। और ये जो है, ये बहुत ही, आप सोचिए, बहुत ही नॉन इंट्यूटिव सी बात है। अगर आप आराम से सोचें कि दुनिया में ऐसी भी कोई चीज है जिसे कोई चीज की जरूरत नहीं है, सोचो आप, दुनिया में एक ऐसी भी एनर्जी है जिसको किसी पार्टिकल की जरूरत नहीं है, इसको भी हमें लाइट के एक प्रॉपर्टी की तरह लिखना चाहिए। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बन जाती है बेटा लाइट की? सेकंड प्रॉपर्टी क्या बन जाती है बताइए लाइट की? सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाइट की बन जाती है, इट डज नॉट नीड, सो लाइट डजंट नीड मीडियम टू ट्रैवल। सर 9th में हूं, क्या मैं यहां रह सकता हूं? बेटा रह सकता है बिल्कुल। क्लास कब एंड होगी बेटा? वही 1 घंटे सवा घंटे में क्लास एंड होगी, मतलब अब आधे घंटे 45 मिनट। तो हमें लाइट की ना इतनी क्वालिटीज अभी समझनी है 10th लेवल पे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऑब्जर्व करते जाएंगे तो हम लाइट की और क्वालिटी समझते जाएंगे। वैसे कुछ क्वालिटीज मैं आपको बता दूंगा तो आपको और मजा ही आएगा, ठीक है? कुछ क्वालिटीज मैं आपको बता दूंगा तो आपको और मजा ही आएगा, जो कि एडवांस क्वालिटीज है लाइट की, एडवांस प्रॉपर्टीज है कि लाइट जो है अभी फिनोमेना जैसे जैसे हम देखेंगे तो हमें समझ आएगी लाइट कुछ अलग अलग टाइप के फिनोमेना समझती है। तो पहले हम लाइट के कुछ फिनोमेना पे ही बात करते हैं, ठीक है? लाइट के कुछ फिनोमेनन पे बात करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे जब हमसे वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो हमें समझ आते रहेंगी और क्वालिटीज। तो अब हमें लाइट के कुछ फिनोमेना देखने हैं। फिनोमेना का क्या मतलब होता है? देखो, लाइट एक एनर्जी है, वो किसी भी पार्टिकल से इंटरेक्ट करती है, तो इंटरेक्ट करके क्या क्या कर सकती है ना? जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूं, साउंड को आप सुन सकते हैं, लेकिन क्या साउंड चीजों को मूव कर सकता है? बताओ, सोचो, क्या साउंड चीजों को मूव कर सकता है?
बिल्कुल मूव कर सकता है। आप स्पीकर को देख सकते हो, जो बड़े बड़े स्पीकर बजते हैं तो उसके जो आगे का पार्ट होता है वो वाइब्रेट होता है। तो साउंड डेफिनेटली मूव कर सकता है, साउंड डेफिनेटली मूव कर सकता है। तो लाइट क्या क्या कर सकती है ना। तो हमें ये तो समझ आ गया, लाइट के कारण हम चीजों को देख पा रहे हैं। जब तक यहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी, तब तक क्या होगा, तब तक हमें चीजें दिखेंगी नहीं। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन और आता है सामने कि सर चीजें दिख तो रही हैं लेकिन ये अलग अलग कलर की क्यों दिख रही हैं। आपका यहाँ का जैसे स्किन का कलर अलग दिख रहा है, आपकी टी शर्ट कलर ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे ऑरेंज कलर से वेदांतु लिखा हुआ है, ये कलर कहाँ से आता है, ये ब्लू कलर कहाँ से आ रहा है, इस पे भी हम थोड़ा बात करेंगे। तो देखो, दो चीजें हैं ना दुनिया में, एक तो लाइट है और एक ये भी तो है मैटर। एक तो लाइट है और एक मैटर भी तो है। लाइट और मैटर दोनों चीजों की प्रॉपर्टी मैटर करती है। यहां पे हमने लाइट की, अभी आज लाइट की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे मैं आपको मैटर की बात भी समझाऊंगा कि मैटर कैसे चीजों को चेंज करता है। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वही है जो आपको मेरे चश्मे में दिख रहा है। देखो, आपको मेरे चश्मे में लाइट की देखो यहां नीचे एक लाइट लगी हुई है, उसकी इमेज दिख रही होगी आपको मेरे चश्मे में, दिख रही है कि नहीं दिख रही, बताओ। हाँ जी, तो बेसिकली क्या हो रहा है पहले समझते हैं। अब लाइट कैसे काम करती है वो देखो, जैसे कहीं से भी लाइट आ रही है। अच्छा, एक और बात, मैं एक प्रॉपर्टी और बताना चाहता हूं आपको कि क्या आप लाइट को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। आप लाइट की वजह से मुझे देख रहे हो, ये तो समझ आ रहा है। कैन यू सी लाइट, कैन यू सी लाइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या हम लाइट को देख सकते हैं। तो देखो, सोचो, अगर लाइट को देख सकते होते तो यहां हर जगह लाइट दिख रही होती, यहां हर जगह लाइट दिख रही होती। सोचो, आराम से सोचो भाई, आपको ये पेन दिख रहा है लेकिन क्या आपको आती हुई लाइट दिख रही है, क्या यहां कहीं लाइट दिख रही है। देखो, दिमाग लगाओ, अगर लाइट दिखती होती तो स्पेस डार्क नहीं होती, अगर लाइट दिखती होती तो स्पेस डार्क नहीं होती, है ना। इसका मतलब कि वी कैन नॉट सी लाइट, नो वी कैन नॉट सी लाइट। यही लाइट की खास बात है कि लाइट दुनिया दिखाती है, लाइट के कारण आप दुनिया देख सकते हैं लेकिन लाइट को नहीं देख सकते। और क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये उसका नेचर है। हम बस ये जान पाएंगे हम लाइट को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, वैसे उसका रीजन ये है कि क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे क्वांटम पार्टिकल से बनी होती है, और जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करते, एटलीस्ट उस स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करते जिसको हम देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लाइट से दुनिया देख सकते हैं लेकिन लाइट को नहीं देख सकते। तो रिफ्लेक्शन क्या था, मैंने अभी आपको बताया। जैसे आप देख सकते हो, यहीं पे आप समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे आपको एक 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 छोटा सा मॉनिटर का क्या दिख रहा होगा, कि रिफ्लेक्ट, एक वो दिख रहा होगा, मॉनिटर की इमेज दिख रही होगी, जबकि यहां तो कोई मॉनिटर नहीं है क्योंकि सामने एक मॉनिटर है। तो हो क्या रहा है, अब ये समझते हैं होता क्या है। देखो, जैसे क्या होता है बच्चे, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हो पहले ये समझो। अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, जो लाइट हमें नहीं दिख रही वो आती है और वो पड़ती है,
और फिर वो इस ऑब्जेक्ट से रिटर्न होती है। अब रिटर्न होके यहां पे आपकी आंखें हैं, आपकी आंखों के पास भी एक स्पेशल क्वालिटी है। क्या है वो स्पेशल क्वालिटी आंखों के पास सर? कि जैसे लाइट एंटर होती है तो वो आगे की कहानी है। अब आंखों का स्टडी अपन को अगले चैप्टर में करना है, लेकिन मैं पूरी प्रोसेस समझा रहा हूं। क्या हुआ, मेरे को कोई चीज कैसे दिख रही है, मेरे को ये कैसे दिख रहा है, यहां से लाइट आई, इस पे पड़ी, ये ऑब्जेक्ट है, ये वापस आया, ये वापस आई लाइट और मेरी आंखों में गई। अब जब ये मेरी आंखों में गई तो आंखें कैसे दुनिया देख रही है वो समझो। आंखों के पीछे बेटा क्या होती है, ऑप्टिकल नर्व्स होती है, और ये ऑप्टिकल नर्व सिग्नल भेजती है कहां पे, सिग्नल करती है माइंड को। ये सिग्नल करती है माइंड को, ठीक है। और माइंड क्या बनाता है फिर, आपके दिमाग में इंटरप्रेट करके एक इमेज बनाता है। अब इसलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है ना। सर वी कैन नॉट सी लाइट बट हाउ कैन वी सी सन, मतलब तुम ये पूछ रहे होगे। तो तुम समझो, अब तुम सन को, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लाइट नहीं देख रहे हो आप सन को एज एन ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जहां पे आपको एक येलो कलर का ल्यूमिनेंस दिख रहा है ना। तो वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहां पे कुछ रिफ्रैक्शन और लाइट के अलग अलग फिनोमेना हो रहे हैं। तो आप सन को किसी लाइट के फिनोमेना के कारण देख पा रहे हो, आप इस बोर्ड को किसके कारण देख पा रहे हो, एक फिनोमेना के कारण देख पा रहे हो। वो फिनोमेना है, हम एक 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 करके आगे बढ़ेंगे। भावेश बेटा आप क्या पूछ रहे हैं? भावेश बेटा आपने क्या पूछा, मैंने देखा ही नहीं, आपने, मैंने देखा नहीं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम उन अलग अलग फिनोमेना को समझ रहे हैं जो लाइट करती है ना। तो पहला फिनोमेना एक जनरल, पहले मैंने आपको बताया किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते कैसे हैं, तो कैसे देखते हैं बेटा, लाइट आती है, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है लाइट के साथ, ये भूल जाओ। लाइट वापस आती है और आंखों के अंदर जाती है। आंखों के अंदर क्या होती है, नर्व्स होती है, वो नर्व्स लाइट एनर्जी को रिसीव करती है और सिग्नल भेजती है माइंड को, और माइंड इमेज बनाता है। बेसिकली ये जो लाइट आई और वापस बाउंस बैक हुई, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या यहां पे सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है, यहां पे एक और चीज हो रही है, लेकिन उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बस इतना समझना है कि जब भी लाइट आती है और बाउंस बैक होती है, सर बाउंस बैक कैसे हो रही है लाइट, तो क्या लाइट बॉल जैसी है, अगर हम बॉल को मारते हो बाउंस बैक होती है, तो क्या लाइट वैसी है? Sir, when a dark room light enters a hole, but we can see the particles in moving in the path. Very important. ये देखो अभी इसने अच्छा एग्जांपल दिया, जैसे ये वाला भी एग्जांपल बहुत लोगों को आता है। आपने सर्दियों के टाइम या आपने देखा होगा, या कोई डार्क रूम होता है ना, तो आपने देखा होगा वहां पे अगर लाइट होती है, आपको ऐसे एक लाइट, अगर कहीं किसी खिड़की में से लाइट आती है तो आपको इस तरीके से एक बीम दिखती है। बीम मतलब क्या होता है बेटा, जब लाइट एक पैरेलल वे में ट्रैवल कर रही हो तो बीम ऑफ लाइट दिखती है। तो अब बताओ, क्या आपको लाइट दिख रही है, या एक्चुअली में लाइट जो पार्टिकल्स पे पड़ रहे हैं आपको पार्टिकल्स दिखते हैं? बहुत ध्यान से बताओ इस बात को, आराम से सोचो कि आपको पार्टिकल्स दिखते हैं या लाइट दिखती है। इससे आपको और कंफर्म हो जाएगा कि लाइट को देख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही सन दिखता है, इसी तरीके से सन दिखता है, बताइए। तो आपको यहां पे पार्टिकल्स दिखते हैं कि लाइट दिखती है? यहां पे आपको पार्टिकल्स दिखते हैं। कौन दिखते हैं? पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। यहां पे लाइट नहीं दिखती है, तो इसका मतलब लाइट को तो आप कभी नहीं देख सकते। आप अगर बहुत ध्यान से प्यार आराम से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग फिनोमेना हो रहे हैं लाइट को, जिसके कारण आप चीजें देख पा रहे हैं, ना कि लाइट को देख पा रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहला फिनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। Bouncing back of light from a surface is called reflection.
सिंपल है, कोई भी लाइट आई इस पे पड़ के जो वापस आ रही है उसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, उसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दुनिया का हर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन करता है? क्या दुनिया का हर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन करता है? बताइए, क्या इस दुनिया का हर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन करता है? तो आप कह सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। ब्लैक होल वगैरह की बात नहीं करेंगे, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर नहीं कर रहे हम, है ना। अभी हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये टी शर्ट, मेरे बाल, मेरा चेहरा, ये ब्लैक बोर्ड, ये पेन, इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम एवरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सर यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। यहां पे आप देखिए एक मॉनिटर दिख रहा है, मतलब मैं उस वाली चीज को यहां कैसे देख पा रहा हूं? रिफ्लेक्शन की वजह से। देखना, आप ध्यान समझना क्या हो रहा है। देखो यहां सामने जो एक टीवी रखी है मेरे सामने, हो क्या रहा है, पहले यहां से लाइट उस टीवी पे पड़ रही है, ठीक है सर। अब जैसे ही वो टीवी पे पड़ी, आप ऐसे समझ के देखो, वो टीवी के फोटोन, वो टीवी की लाइट बन गई, वो टीवी की जो अपनी लाइट है। मतलब अब इसको और समझते हैं। अभी देखो मैंने क्या बोला, जब लाइट यहां पड़ती है तो ये कपड़ा क्या करता है ये भी समझ लो, या मेरी स्किन क्या करती है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। बड़ा सिंपल है, कलर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो अगर मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है तो मेरे साथ बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मेरी स्किन एक चीज हो गई, और चलो एक वॉच एक चीज मान लेते हैं, और मेरी टी शर्ट एक चीज मान लेते हैं। अब ये ब्लू और ये ब्लैक क्यों दिख रही है इसको समझते हैं। जब लाइट यहां आती है तो सबसे पहले ये दोनों क्या करते हैं, ये समझो, सबसे पहले ये दोनों क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ध्यान से समझना। फिर ये एब्जॉर्ब करके लाइट को वापस फेंकते हैं बाहर। पहले एब्जॉर्ब करते हैं फिर फेंकते हैं। ये भी यही कर रही है, ये भी यही कर रहा है। अब इन दोनों की जो क्वालिटी है ना वो अलग अलग है। इसके अंदर एक चीज कहलाती है डाई, कलर। डाई जो होता है ना, इस नेचर के हर मैटर की एक यूनिक क्वालिटी है। इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें सब में एक अलग क्वालिटी है, वो है डाई की क्वालिटी। डाई मतलब कि कलर, किस कलर से वो दिखना चाहते हैं इस दुनिया में। तो जब ये टी शर्ट एब्जॉर्ब करती है, लाइट फेंकती है, तो किस कलर की लाइट को वापस फेंकती है? ब्लैक कलर की लाइट को फेंकती है, अभी के लिए समझो। और ये जो वॉच है वो किस कलर की लाइट को फेंकती है? वो ब्लू कलर की लाइट को फेंकती है। इसलिए ये ब्लू दिख रही है और ये ब्लैक दिख रहा है, और ये ऑरेंज, यहां पे ऑरेंज डाई है तो ये ऑरेंज दिख रहा है। अब आगे चलते हैं, इससे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अब हम। तो हुआ क्या, पहले लाइट यहां से गई, मॉनिटर के ऊपर पड़ी, मॉनिटर ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, और वापस फेंका। अब जब वापस फेंका तो वही लाइट अब यहां आ रही है, और वो लाइट अब हमारी आंखों में आ रही है। लेकिन ध्यान से देखो, इसलिए हमें बोर्ड भी दिख रहा है और बोर्ड में मॉनिटर भी दिख रहा है। तो बोर्ड तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि बोर्ड तो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और हमें अपनी आंखों में फेंक रहा है। बोर्ड रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा, समझना बहुत ध्यान से। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखते हो, इस बोर्ड को डायरेक्ट देखते हो, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिखता है, ये एब्जॉर्प्शन की वजह से दिखता है। ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और फेंक रहा है, वो लाइट आपकी आंखों में जा रही है। रिफ्लेक्शन तो आपको यहां दिख रहा है उस बोर्ड, उस टीवी का। टीवी में क्या हो रहा है, लाइट आई, टीवी ने एब्जॉर्ब करी, टीवी ने वापस लाइट फेंकी, वो लाइट यहां आई। अब वो लाइट क्या कर रही है, आ रही है, टकरा रही है और वापस पड़ के हमारी आंखों में जा रही है, वापस पड़ के। तो वो जो लाइट वहां से चली थी वो यहां पड़ के हमारी आंखों में आ रही है, इसलिए हमें वो वाली टीवी यहां दिख रही है, उसकी लाइट यहां तक पहुंच रही है। ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। समझ आया? रिफ्लेक्शन से चीजें कैसे दिखती हैं और एब्जॉर्प्शन से कैसे दिखती हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख रहे हो तो आप किससे देख रहे हो? एब्जॉर्प्शन वाले फिनोमेना से देख रहे हो, रिफ्लेक्शन से नहीं देख रहे। रिफ्लेक्शन से कब देख रहे हो? जब आप कांच में देख रहे हो। अब देखो कांच में क्या होता है, कांच में जब आप देखते हो तो आप तो यहां खड़े हो ना बाहर, तो आपको कैसे समझ आता है, आपको कैसे समझ आता है? ये देखो लाइट यहां से आई, लाइट यहां से आई, जैसे हम सभी कुछ इसको देख सकते हैं। वैसे ये कैमरा तो कैमरे का एग्जांपल है, बट मान लो ये मिरर होता है ना, मान लो ये मिरर होता, ऐसे मिरर होता, ये मान लेते हैं। तो हमें ये कैसे दिख रहा है, ये मान लेते हैं मिरर है अभी के लिए। तो ये मिरर में कैसे दिख रहा है?
सबसे पहले क्या हो रहा है, लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, वो लाइट यहां जा रही है और मान लो कांच होता तो वो यहां से पड़ के वापस आ रही है, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन अलग अलग है। आज कश्मीर में, हाँ बेटा, काफी है ना बुरा ही दिन था आज, तो हाँ काफी मतलब बहुत ही अनसर्टेन चीज हो गई आज कश्मीर में। तो आज नहीं, मतलब एक्चुअली कल हुई है वो, है ना। तो हाँ यार, टूरिस्ट प्लेस थी, आई थिंक मैं भी गया हुआ था एक्चुअली 2 साल पहले। बहुत ही बढ़िया जगह है वो पहलगाम। और आज मतलब बहुत इतनी सारी न्यूज़ देख देख के इतनी सारी न्यूज़ देख के मेरे को वही लगा कि लोग कितना मतलब इजीली एंजॉय करने जाते हैं वहां पे और ये सब चीजें हो जाती हैं, है ना। हाँ, काफी मतलब रैंडम ही चीज है यार। कश्मीर में क्या है ना, ऐसे मतलब मैं कश्मीर गया हुआ हूँ तो ऐसे कश्मीर मतलब सेफ ही फील होता है यार। लेकिन क्या है ना, दिक्कत वही है कि इतना खतरनाक जगह पे बसा हुआ है वो, कि जो ये सो कॉल्ड टेररिस्ट लोग हैं, है ना, जिनका जिनका मुद्दा ही अलग है दुनिया में, मतलब जो पता नहीं क्या सोच के इस दुनिया को जी रहे हैं, है ना, क्या चाहते हैं वो लोग एग्जैक्टली उन्हें भी शायद नहीं पता होगा, इसलिए वो ऐसे काम करते हैं। वो कहीं भी कुछ भी कर देते हैं कश्मीर में। और कश्मीर में बस यही एक रिस्क है कि पहलगाम जो है ना बहुत ही टूरिस्टिक प्लेस है। मतलब वहां पे मान लीजिए आप, इस सीजन चल रहा है अभी कश्मीर में, लाखों लोग आए होंगे आज अभी कश्मीर में, ठीक है। वो तो बहुत अच्छी बात थी कि जिस जब वो वहां पे हुआ तो वहां पे बहुत कम लोग थे। जिस जगह पे वो हुआ, वो एक जगह है पहलगाम में, वहां पे हॉर्स राइड भी होती है और वहां पे एक मतलब बेसिकली एक फ्लैट लैंड सा आता है ना। सो वो जो हुआ वो काफी बुरा था एकदम से ही, है ना, कहीं से भी। तो वहां पे यही है यार कश्मीर में, मतलब किस तरीके से लोगों को वेपन मिल जा रहे हैं, किस तरीके से ये सब हो जा रहा है। हाँ, ये सब चीजें थोड़ा सा अजीब हो जाता है। अच्छा, तो अब से एक बात समझ नहीं आई। अब हम थोड़ा सा वापस आते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और कवर करता हूं आज, क्योंकि आज हमें रिफ्लेक्शन समझ के रिफ्लेक्शन पूरी फील लेके जाना, फिर हम रिफ्लेक्शन के पार्ट 2 को फिर भी आगे लेक्चर में कर सकते हैं। अब सर एक चीज और समझने वाली है यहाँ पे, वो चीज ये है समझने वाली कि यहाँ पे हमें वो जो टीवी है वो बिल्कुल क्लियर क्यों नहीं दिख रही। मिरर में तो क्लियर दिखती है। मिरर में तो सर अगर हम अपने आप को देखते हैं बिल्कुल क्लियर दिखता है, लाइट पड़ती है, लाइट जाती है वापस आती है, रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखती है। तो हमें समझना होगा कि दुनिया की हर बॉडी करती है रिफ्लेक्शन, लेकिन बट बट डिपेंडिंग ऑन द स्मूथनेस ऑफ सरफेस या स्मूथनेस ऑफ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, the intensity of reflection varies. The intensity of reflection varies. तो जो इंटेंसिटी होती है रिफ्लेक्शन की, वो वेरी करती है। वो क्या करती है, वो वेरी करती है ना। अच्छा, इस बेसिस पे अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो 2 टाइप से कैटेगराइज हो सकता है। तो अब देखो 2 तरीके से मैं आपको रिफ्लेक्शन दिखाता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। अगर मैं अपने आप को प्लेन मिरर पे देखूं, मान लीजिए हम देखते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। आप सभी लोग देखते हैं अपना चेहरा, है ना, प्लेन मिरर में। और दूसरा मैं अपने आप को आपके सामने इस बोर्ड में देखता हूं, क्या होता है देखो, आप बताओ। रिफ्लेक्शन थ्रू डिजिटल बोर्ड, दोनों में समझते हैं। तो आप बताइए
जो प्लेन मिरर में आप अपने आप को देखते हैं, क्या आप बिल्कुल क्लियरली देख पाते हैं? जबकि यहां पे आपको शायद मेरी इमेज नहीं दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी दिख रहा होगा मेरा हाथ इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों है? लेकिन पहले ये ऑब्जर्वेशन जरूरी है कि प्लेन मिरर में आपको दिखती है क्या? वी कैन सी क्लियर इमेज। और डिजिटल बोर्ड पे क्या है? इमेज इज नॉट क्लियर। ऐसा क्यों है? यही हमें समझना है। लेकिन क्या आपको इतना समझ आ रहा है कि ये बात प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ये आपको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व आ रही है? ये बात प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तो सर डिफरेंस क्या है? प्लेन मिरर में ऐसा क्या है और आपके डिजिटल बोर्ड में ऐसा क्या है कि सेम इंसान खड़ा हुआ है, लेकिन इसमें वो अपने आप को नहीं देख पा रहा और अभी प्लेन मिरर में देख पा रहा था? तो वो है बेटा डिफरेंस आपके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। वो क्या है डिफरेंस आपके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में? और ये टाइप किस पे डिपेंड करता है? मैंने आपको अभी बताया, ये सरफेस की स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। ये सरफेस कितना स्मूथ है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्मूथनेस से क्या होता है? रिफ्लेक्टिव पावर आती है। तो वो मैं धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा। तो पहला जो टाइप होता है बेटा रिफ्लेक्शन का, पहला जो टाइप है रिफ्लेक्शन का, वो है आपका क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। वो है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। सर एब्जॉर्प्शन नहीं क्लियर हो रहा। अच्छा देख, समझ, बहुत ध्यान समझ। देख, जैसे तू ना मेरे सामने खड़ा रहता और तू मुझे देखता, तो तू कैसे देख पा रहा है? समझ, है ना? हो क्या रहा है, लाइट आती है ना, तो बेटा हर चीज ना लाइट को एब्जॉर्ब करती है पहले और वापस फेंकती है। गुड इवनिंग रीशु। जब वो वापस फेंकती है ना, तो ये जो प्रोसेस हुई ना एब्जॉर्ब करके वापस फेंकने की, वो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और वो सीधे तेरे आंखों में जा रहा है, किसी रिफ्लेक्शन से नहीं हो रहा। सोच, रिफ्लेक्ट ऐसे सोच के देख, चल अब आपको समझ आएगा। जैसे ग्रीन कलर की बॉल है, अगर रिफ्लेक्शन होता तो क्या होता समझ। ग्रीन कलर की बॉल आती, अगर रिफ्लेक्शन होता तो ग्रीन कलर की वापस चली जाती। यस और नो बताओ। अभी रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन समझ आएगा। ग्रीन कलर की बॉल को तू लाइट समझ, ग्रीन कलर की लाइट आ रही है मान ले, तो ग्रीन कलर की बॉल समझ, वो आती और अगर रिफ्लेक्शन से तू मुझे देख रहा होता तो होता क्या? ग्रीन कलर की आती और ग्रीन कलर ही वापस चली जाती ना भाई। रिफ्लेक्शन में तो यही होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। देखो, जब लाइट आ रही है तो ये तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रही है, मुझे ये ब्लैक कलर की दिख रही है। सोचिए, देखो दिख तो लाइट के कारण रही है, लेकिन ब्लैक क्यों दिख रही है? ये ब्लू क्यों दिख रही है? ये मेरा स्किन का कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन से नहीं हो रहा है। ये कपड़ा पहले लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो इसका मटेरियल है वो पहले लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, मेरी स्किन पहले लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और फिर तुम तक फेंक रही है। तो जब हम डायरेक्ट किसी चीज को देखते हैं तो एब्जॉर्प्शन से देखते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, व्हेन यू सी समथिंग डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, it is due to reflection. It is due to absorption process. इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अभी आपके सिलेबस में ये है नहीं, इसलिए मैं, लेकिन मेरा काम है बेटा बताना, है ना। एंड नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से वो नहीं होता। रिफ्लेक्शन तो तब होता है जब आप मुझे किसी दूसरी चीज में देख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, है ना। हाँ बेटा रिशु हाय। तो रिफ्लेक्शन कब होता है? ध्यान समझ, अब अभी तक को समझ आएगा भावे। जब डायरेक्ट देख रहा है तो रिफ्लेक्शन से नहीं, जब तो किसी चीज में देख रहा है, कांच में देख रहा है, मिरर में देख रहा है, फोन में देख रहा है, वो सब रिफ्लेक्शन से होता है। ठीक है, तो सिंपल है। रिफ्लेक्शन कब होगा? जब मैं अपने आप को इसमें देखूंगा। तो कैसे देखूंगा? तू कैसे देख रहा है मान ले मेरे को इसमें, तो मेरे फोटोन यहां गए, अब वो सेम फोटोन तेरे पास आए, है ना, सेम फोटोन। तो तू मुझे डायरेक्टली नहीं देख रहा, तू मुझे डायरेक्टली नहीं देख रहा, तू इसमें मेरी इमेज को देख रहा है।
तो वो रिफ्लेक्शन से देख रहा है। अगर तू मुझे डायरेक्टली देख रहा है तो तू एब्जॉर्प्शन से देख रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई हो। ये चीज जब आप 12th क्लास में जाएंगे ना तो क्लियर तब और बेटर होगी, क्योंकि तब ना लाइट के बारे में एक चीज आपको पता चलेगी। बट अभी मेरा काम यह है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन उस लेवल तक देना जिस लेवल तक आप समझ सकते हैं। तो कंफ्यूजन मेरे को पता ये एनसीईआरटी में कहीं डिस्कशन में भी नहीं होगा, इतना डिटेल में कोई बोलता भी नहीं है 10th क्लास में, लेकिन मेरे को पता है यार पूरी 10th क्लास है हमारे पास, इतना समय है पढ़ने के लिए, तो हम छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देंगे। जी हाँ, तो हम कहां थे? रेगुलर रिफ्लेक्शन पे थे। कहां थे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन, व्हेन लाइट reflects from a smooth surface, from a smooth surface, then it forms a clear and sharp image, जो आपको मिरर में दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, sharp image of an object then it is called as regular reflection। इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिशु, मैंने कोई इग्नोर नहीं किया बेटा, तेरा नाम ले लिया। आई थिंक कमेंट थोड़े लेट आ रहे हैं, वो लेटेंसी शायद बड़ी हुई है इसलिए, तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, आप ध्यान समझना। अब देखो, बहुत ध्यान समझना, फिर से समझा रहा हूं। मान लो यहां कोई खड़ा हुआ है, पूरी प्रोसेस समझा रहा हूं। सबसे पहले उस पर लाइट पड़ी, लाइट को एब्जॉर्ब किया और उसने वापस फेंका। अब उसने वापस फेंक दिया, यहां तक कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। अब ये किस पे पड़ी? प्लेन मिरर पे। तो ये बेटा आपका प्लेन मिरर है। इसकी क्वालिटी क्या है? हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। ये प्लेन मिरर हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। इसकी क्वालिटी यही है कि यहां से जो लाइट आएगी, जो लाइट आएगी उसको ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा। और आप मान लो यहां पे आपकी आंखें हैं, ध्यान से देखो क्या हुआ, पूरी प्रोसेस समझोगे ना तभी समझ आएगी। इन आंखों के अंदर अब ये एंटर करेगी लाइट, और फिर वही ब्रेन अपनी प्रोसेस से इमेज बनाएगा। तो देखो क्या हुआ, तुमने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं देखा, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तुमने ऑब्जेक्ट को एक किसके थ्रू देखा? सरफेस के थ्रू देखा। तो रिफ्लेक्शन की बात ही तब होगी बेटा जब हम सरफेस के थ्रू ऑब्जेक्ट को देखेंगे। क्या ये बात दिमाग में घुस रही है बेटा? ये जो बात है ना, आप बोलोगे सर मतलब मुझे पता है, बहुत लोग क्या खटाखट खटाखट पढ़ा देते हैं। मैं आपको इतनी बेसिक बात बताऊं, ये वो बात है जहां पे आप किसी सब्जेक्ट को ना ऐसे नहीं पढ़ रहे हो कि बस मेरे को मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है। वो तो आ ही जाएंगे, वो तो बहुत आसान चीज होती है मार्क्स लाना। लेकिन सोचो ना किसी को इंटरेस्ट आ गया साइंस में आप में से, तो वही तो इंटरेस्ट वाला इंसान एक दिन कुछ बहुत मतलब ऐसी तरफ बढ़ सकता है जिंदगी में जहां वो कुछ डिस्कवर करे, कुछ नया निकाले, है ना, साइंस में कुछ नया दुनिया को दिखाए। वो सब कैसे होगा? जब उसके अंदर ये छोटी छोटी बातों का इंटरेस्ट आएगी। अब मुझे नहीं लगता आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो टीचर इतना ज्यादा डेप्थ में जाके लाइट पे ही बात कर रहा होगा कि लाइट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो तो सीधे बोलता है लाइट एक एनर्जी है, उसका यही होता है। अब चलो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन में यही होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन आपने करा ही नहीं होगा कभी क्वेश्चन कि सर हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं डायरेक्टली। भाई ऑब्जेक्ट को देखना एक अलग प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना एक अलग प्रोसेस है। अब जो आप देख रहे हैं वो इमेज देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तो आपको उसको सीधे देखना पड़ेगा, और सीधे देखने की प्रोसेस के लिए एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस यूज होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू देखना। और यहां पे हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों कहा? क्योंकि जितनी भी रेज आएंगी हमारी, वो सारी की सारी यहां पलट जाएंगी। जितनी भी रेज आएंगी वो सारी की सारी पलट जाएंगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सर इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों होता है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अब देखो, सेम चीज आप यहां पे देखना, सेम चीज इसमें देखो आप। ठीक है,
सेम चीज आप इस एग्जांपल में देखो क्या होता है। अब मान लो यहां पे फिर से ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहां पे फिर से ऑब्जेक्ट है, मैं ही हूं, सेम सिनेरियो बिल्कुल सेम। ये लाइट आई, ये लाइट वापस वही एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस, एब्जॉर्ब किया उसने और उसको फेंका। अब यहां पे एक सरफेस है जो इस तरह की है और यहां पे आंखें हैं। अब क्या होगा, अब जब रेज आएंगी तो एक्चुअली क्या होगा बेटा, क्योंकि सरफेस रफ है तो रैंडमली उन्हें रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे वो यहां चली गई एक रे, और रे आई वो यहां कहीं चली गई, एक और रे आई वो यहां कहीं चली गई। देखो वो आंखों में एंटर ही नहीं हो पा रही। इसको हम कहते हैं व्हेन द सरफेस इज रफ, कैसा रिफ्लेक्शन होता है उस पे, देन द रिफ्लेक्शन बिकम्स इररेगुलर, द रिफ्लेक्शन बिकम्स irregular। ठीक है, नो शार्प इमेज इज फॉर्म्ड। नो, वैसे तो ऑलमोस्ट ऑल द चीजों में इमेज बनती नहीं है, आइदर नो इमेज इज फॉर्म्ड या फिर शार्प इमेज नहीं होगी, तो नो शार्प इमेज इज फॉर्म्ड। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन से बताना कि उनमें रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है या इररेगुलर। ठीक है, जैसे पहला हो गया हमारा प्लेन मिरर, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा या इररेगुलर, बताओ जरा। ये देखो अभी मेरी इमेज आपको इसमें दिख रही होगी, देखो थोड़ी थोड़ी इमेज दिख रही है ना डिजिटल बोर्ड में, तो बताओ इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है या इररेगुलर। अगर हम किसी वॉल की बात करें, वॉल, तो वॉल में आपको अपनी इमेज दिखती है क्या, तो उसमें रेगुलर होता है इररेगुलर। वाटर की बात करते हैं, चलो वाटर, वाटर में क्या लगता है आपको, रेगुलर होता है या इररेगुलर। हम बात करते हैं क्लोथ की, क्लोथ्स में रिफ्लेक्शन रेगुलर होता है इररेगुलर, सोचो। तो आप कैसे पकड़ोगे, इमेज से पकड़ोगे, इमेज से पकड़ोगे। इमेज अगर क्लियर दिख रही है तो रेगुलर हो रहा है भैया, तो इसमें कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, एग्जांपल के तौर पे रेगुलर। इसमें कैसा हो रहा है भैया, इररेगुलर। देखो आपको क्लियर इमेज दिख रही है क्या, इररेगुलर। सर वॉल में तो मुझे इमेज दिखती नहीं है, क्या अपन दोनों एक दूसरे को खड़े होकर दीवार में देख सकते हैं क्या, ऐसे करके दिखेंगे क्या एक दूसरे को दीवार के अंदर, नहीं दिखेंगे, तो इररेगुलर। होता क्या है ना, क्यों इररेगुलर होती है कि अपने ऊपर जैसे डायरेक्ट तो देख सकते हैं, लेकिन लाइट आके वहां से जो पड़ के वापस आएगी ना, वो स्कैटर हो जाएगी इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, पानी के ऊपर, अब पानी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर पानी स्टिल होता है, याद रखना, उसमें भी स्टिल में भी आपको कोई अपनी क्लियर इमेज नहीं दिखती, तो आप उसको भी कहेंगे इररेगुलर। और बेटा स्टिल नहीं है तो बिल्कुल नहीं दिखेगी। क्लोथ के अंदर भी इररेगुलर। ठीक है, तो एक प्लेन मिरर ही होता है जिसके अंदर आपको दिखता है क्या, क्लियर इमेज। अच्छा, साइड ग्लास ऑफ अ कार, चलो बताओ साइड ग्लास ऑफ अ कार, ग्लास में एक साइड, कार में साइड ग्लास होता है, उसमें कैसी दिखती है, कार या बाइक, उसमें आपको अपनी क्लियर इमेज दिखती है या नहीं दिखती, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, दिखती है ना, तो वहां पे भी क्या होता है, रेगुलर। तो जहां भी क्लियर इमेज दिख रही है वो हो जाएगा रेगुलर। बच्चे बोल रहे हैं इररेगुलर को डिफ्यूज्ड भी रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, बिल्कुल बेटा, इररेगुलर को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या इतनी बात समझ आ गई, पहले बताओ सभी लोगों को, क्या सभी लोगों को इतनी बात समझ आ गई, पल्ले पड़ गई जो कहा है मैंने। हाँ जी, तेरे मेरे इश्क का गर
शायराना ख्वाब बता कि तू भी कभी और न थी। हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षय है बेटा, अक्षय। चलिए, तो यहां तक की बात खत्म। रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझ आ गया? अगर रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझ आ गया तो हम पहले देखें हमने क्या क्या समझ लिया है। बेसिक बात समझते हैं कि हमने क्या कर लिया है। तो हमने थोड़ा सा लाइट, हाँ लाइट को समझ लिया पूरी तरीके से। रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब हम फाइनली रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर देखना चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर में क्या होता है। तो याद रखना, अब जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हम हर चीज को ना कुछ चीजों, मतलब देखो जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना तो उनको किसी तरीके से समझने के लिए सिंपलीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर पढ़ेंगे तो उसके पहले हमें कुछ चीजों का अजम्पशंस बिठाना पड़ेगा, कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ चीजें क्या करनी पड़ेंगी बेटा? एज्यूम करनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें तो डिलीट कर देते हैं। तो पहले अजम्पशंस क्या है? assumptions with या assumptions to study light। लाइट को पढ़ने के लिए कुछ assumptions हमें करने हैं, जिसमें पहला assumptions है, पहला assumption है पहला, कि लाइट को हम एक रे की तरह ट्रैवल करता हुआ मानेंगे, ठीक है। तो लाइट विल बी अज्यूम्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट assumption है, विल बी अज्यूम्ड टू ट्रैवल as a ray in straight direction, in straight direction, इन स्ट्रेट डायरेक्शन। तो लाइट को हम क्या करेंगे? ओनली बेटा वॉचिंग पे आप क्यों ध्यान दे रहे हैं? आप तो इस पे ध्यान दें कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं, आप इस पे ध्यान दें। वॉचिंग का टेंशन मुझे लेने दें, आप न ले। मतलब जब भी मैं लाइट लाइट बोलूंगा, है ना, जब भी मैं लाइट बोलूंगा तो लाइट को अब मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, रिप्रेजेंट एक रे की तरह करूंगा, और एरो से मैं उसके डायरेक्शन को दिखाऊंगा, ठीक है। एरो को मैं उसके डायरेक्शन के लिए यूज करूंगा। समझ आनी चाहिए आपको धीरे धीरे बात, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइट के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो उसको एक रे से हम दिखा रहे होंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो भैया लाइट कौन कौन से लॉज को फॉलो करती है, या क्या कुछ लॉज होते हैं? तो बेटा दुनिया, नेचर सारी की सारी लॉस पे ही चलती है ना। ये पूरा जो नेचर है वो किस पे चलता है? वो लॉस पे ही चलता है। लॉज मतलब वो फंडामेंटल जो नेचर को फॉलो करने ही है, या फिर ये गलत बात हो गई, नेचर को फॉलो करने हैं नहीं, मतलब वो फंडामेंटल जो हमने पाए हैं कि नेचर फॉलो करता है, या एक तरीके से वो बातें, वो सिस्टम, वो प्रोसेस जो नेचर फॉलो करता है जब भी वो किसी चीज को करने की कोशिश करता है, किसी प्रोसेस को करता है, तो कौन सी चीजें वो फॉलो करेगा, है ना, है ना। अब देखो, अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो इसमें लॉ है वो क्या लॉ है? तो मान लेते हैं जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए होगा बेटा? एक सरफेस चाहिए होगा, वो स्मूथ भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता। तो हमें क्या चाहिए होगा? एक सरफेस चाहिए होगा। उस पे क्या आएगी? लाइट पड़ेगी, लाइट आएगी कहीं से भी, तो ये लाइट आई।
तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम क्या यूज करेंगे हम किन चीजों का। तो क्योंकि ये सरफेस पे आने वाली लाइट है तो बेटा याद रखेंगे इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है आचार्य बेटा, हेलो आचार्य। और जैसे ये वापस जाती है, जैसे ये वापस जाती है तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद आती है ना। तो इंसिडेंट जो आने वाली है बेटा, बस थोड़ा सा और, बस इसको हम लॉस पढ़ेंगे फिर इसके बाद खत्म करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, जब भी आप इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड की बात करेंगे तो हम रैंडमली नहीं कर सकते, हमें एक और रे बनानी पड़ेगी, जो हमें इमेजिनरी लाइन खींचनी पड़ेगी। इसे रे तो नहीं बोलेंगे, एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम बोलेंगे एक और, हमें एक ऐसी रे ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल टू द सरफेस। क्या बोलेंगे? नॉर्मल टू द सरफेस। सर नॉर्मल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बेटा नॉर्मल का क्या मतलब होता है मैथमेटिक्स में? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर होती है बेटा, ये क्या होती है? सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो तीन रे इंपॉर्टेंट होती है जब भी रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। कौन कौन सी तीन रे इंपॉर्टेंट होती है बताओ रिफ्लेक्शन पढ़ते टाइम? कौन कौन सी बातें याद रखनी है? जो आने वाली रे है वो इंसिडेंट रे, जो वापस जाने वाली है सरफेस से पढ़ के वो रिफ्लेक्टेड, और एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है। अब इसमें कुछ बातें और ध्यान रखने वाली हैं सर। क्या? जैसे जैसे यहां पे ना जो एंगल्स बन रहे हैं वो आपको जानना है। ये जो एंगल बन रहा है इसे क्या कहते हैं, और ये जो एंगल बन रहा है इसे क्या कहते हैं? तो जो आपके इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल आई। ध्यान से समझना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल आर। यहां पे जो एंगल आई है बच्चों उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है बेटा, आराम आराम से पढ़ेंगे। और मतलब है ना, वो तो मैं 10th क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो क्या है ना, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, उनको कम कर करके पढ़ाना पड़ता है। ठीक है तो वो एक बड़ी हमारे साथ स्ट्रगल होती है, क्योंकि हायर क्लास को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा, बट ठीक है मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको चीजें भी आगे की कनेक्शन भी बनाते जाऊं, और बेसिक बातें तो पढ़नी है, ये तो हलवा है कुछ नहीं है। तो फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है भैया इसमें। एक सरफेस है जिसपे आपने इंसिडेंट रे डाली। अब इंसिडेंट रे के बाद ही क्या करना चाहिए? आपको एक नॉर्मल डाल लेनी चाहिए। मेरा सजेशन है जैसे इंसिडेंट रे बनाए वैसे ही नॉर्मल बना ले, और नॉर्मल के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे जहां भी वो जा रही, देखो ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये कहां से आएगी कहां जाएगी, कहां से आएगी कहां जाएगी, वो तो अपना नेचर है, वो तो अपने आप करेगी। आप बस देख सकते हैं, आप बस देख सकते हैं कि भैया उसमें क्या चीजें फॉलो हो रही है, कौन सी मैथमेटिकल बातें वो फॉलो कर रहा है। तो इतना अगर समझ आ गया है तो पहले लॉ पे हम बात करते हैं। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the
सेम प्लेन, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अब इसकी गहराई को समझने के लिए तो भैया 12वीं कक्षा की गणित को समझना जरूरी है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाऊंगा प्लेन का मतलब क्या है। देखो प्लेन क्या होता है, पहले प्लेन समझते हैं। जब भी दो लाइनों के बीच के एरिया को हम कंसिडर करते हैं तो इसी को बेटा हम प्लेन कहते हैं। जैसे ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, तो इसको क्या कहेंगे, इस पूरी जगह को क्या कहेंगे, इस पूरी एरिया को, इसको कहेंगे हम XY प्लेन। तो पहले प्लेन समझो, प्लेन क्या होता है, इस एरिया को प्लेन कहते हैं। क्या ये बात समझ आ रही कि प्लेन क्या है? तो देखो मान लो यहां पे मेरा हाथ एक प्लेन है, यहां पे एक प्लेन और है, यहां पे एक प्लेन और है, ऐसे बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं ना किसी भी चीज में, बिल्कुल हो सकते हैं। आप सोचो ना, इस जगह से इस जगह के बीच में कितने सारे प्लेन हो सकते हैं। देखो ये एक प्लेन है पूरा का पूरा, ये देखो ये जहां पे मैं हाथ घुमा रहा हूं, देखो मैं थोड़ा पास आके ये प्लेन, ये भी तो एक प्लेन है ना। अगर मैं यहाँ पे एक पूरा का पूरा पेपर रख दूं तो देखो ये अलग अलग प्लेन है सारे, देखो ध्यान समझो। अगर मैं इस पेपर को यहां रखूं तो एक दूसरा प्लेन है। अब इसी पेपर को मैं आगे ले आता तो आप कहोगे सर प्लेन तो सेम है। नहीं बेटा, देखो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है तो वो दूसरा प्लेन है। इट्स ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग था, ये अलग था। वो पेपर एक ही है, वो अलग बात है ना। हम पेपर भी दो यूज कर सकते हैं। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा समझना, ये देखो आप, तो ये दोनों एक अलग अलग प्लेन है। अब इसमें होता क्या है नॉर्मली कि जब लाइट आती है तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से रिफ्लेक्ट कर सकती है। या ये प्लेन नंबर 1 से रिफ्लेक्ट करेगी या प्लेन नंबर 2 से। तो वो ये भी नहीं कह रहा प्लेन नंबर 1 या 2 से, वो ये कह रहा है सिंपल सी बात कि जब भी लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट करेगी तो जो आपकी ये तीनों रेज हैं ये सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ये सेम प्लेन पे लाई करेंगे। तो इस बात पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, आप बस याद रखो। इस पे न्यूमेरिकल बनेगा 12वीं क्लास में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस याद रखने वाली बात है कि वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे। और उस प्लेन को हम ड्रॉ भी कर सकते थे यहां पे कुछ इस तरीके से, लेकिन वो आपको और ज्यादा परेशान ही करेगा, इसलिए हम उसको इतना अंदर नहीं घुसने जा रहे उसमें। बस आपको याद रखना है कि एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये प्लेन भी सेम होगा उनका, ये प्लेन भी सेम होगा, है ना। और जिस प्लेन, इस वाले प्लेन को अगर परपेंडिकुलर प्लेन डालोगे तो उसमें पॉइंट उनका कॉमन होगा। तो दो प्लेन्स ले सकते हैं, कि ये वाला पैरेलल टू द रेस और एक परपेंडिकुलर टू द रेस। इन दोनों के बेसिस पे ही आपकी इक्वेशन बनती है जो ये बात बोल रहा है। लेकिन 10th क्लास के लेवल पे हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है। लेकिन दूसरी बात जो है 10th क्लास की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर दूसरी बात क्या है 10th क्लास के लेवल पे? वो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यही जो चीज को फॉलो करके हम आगे बहुत सारी चीजें डिराइव करने वाले हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of reflection are equal. Very important. The angle I is equal to angle R. Angle I is equal to angle R. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ सा आ गया। अब हम देख रहे हैं कुछ चीजें और क्लियर कर लेते हैं, कुछ टर्म्स और क्लियर कर लेते हैं। तो टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, है ना, इतना हम आज कर लेते हैं। फिर कल अगली क्लास में हम रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, पहले इसको समझते हैं। टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, सबसे पहली टर्म जो होती है जिसको आप बार बार देखेंगे वो होती है ऑब्जेक्ट, और दूसरी जो टर्म होती है वो होती है इमेज। ये ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट और इमेज बहुत यूज होना है, तो बेटा बस इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और फर्दर कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट वो चीज है जिससे इंसिडेंट रे स्टार्ट होती है। तो मतलब जिस चीज को हम देख रहे हैं, जिस चीज को हम देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली देखेंगे तो हम उसकी इमेज, लेकिन जहां पे ये होगा इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पकड़ने का सबसे आसान मैथमेटिकल, देखो अब चीजों को ना
देखो फिजिक्स में क्या होता है या साइंस में क्या होता है ना, बच्चा कहाँ परेशान हो जाता है, एक होता है उसके कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, समझने वाला पार्ट, एक होता है उसका मैथमेटिकल पार्ट। मतलब मैथमेटिकल पार्ट में क्या होता है, उसका एनालिटिकल पार्ट कि भैया ये ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं पता होना चाहिए। फील से तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाते टाइम ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ये लिखते टाइम ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला लिखते टाइम ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब मैथमेटिकल पार्ट होता है। बच्चा इसी में कंफ्यूज आता है। बहुत से बच्चे इस कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से मैथमेटिक्स वाले पार्ट तक नहीं आ पाते, तो वही कोशिश हमें डेवलप करनी। यही बहुत बड़ा रीजन होता है कि बच्चों को 10th से जाके 11th में बहुत स्ट्रगल होती है ना। तो जब मैथमेटिकल पार्ट की बात कर रहा हूं तो कट टू कट बात याद रखनी कि सर ने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इट इज दैट पॉइंट, इट इज दैट पॉइंट, वो पॉइंट है, और वो पॉइंट हो सकता है, वो लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम वेयर स्टार्ट्स होती हैं, स्टार्ट इंसिडेंट रे जहां से स्टार्ट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहां से जहां से इंसिडेंट रे स्टार्ट हो रही हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जहां रिफ्लेक्टेड रे खत्म होते दिख रही हैं या मिलते दिख रही हैं, एक तरीके से खत्म या मिलते दिख रही हैं, और ये क्या है, इमेज क्या है, इट इज दैट पॉइंट, यहां पॉइंट आएगा, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज, अभी समझ आएगा इसको अगले लेक्चर में और जब इसमें अंदर जाएंगे, रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट, है ना, रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है ना। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी माइन्यूट बातें आप देख लेना, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। ये जो ना एक होता ना, क्योंकि ऐसा लगता है ये तो बहुत आसान चीज होगी ऑब्जेक्ट, ये तो बहुत आसान चीज होगी इमेज, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि ये जो फंडामेंटल बात अगर बच्चों ने नहीं देखी ना, ये आप मेरी डेफिनेशन देखोगे बहुत ही फंडामेंटल होंगी, मतलब बिल्कुल जो जरूरी है समझने के लिए, है ना। आप देखोगे जब 12वीं कक्षा में आप जाओगे ना, ये छोटी बातें आइडेंटिफाई नहीं, वो तो बेटा हलवा है वहां, तो वो आपको बस बेवकूफ बना रहे हैं, है ना, वो तो आपको बस एक बेसिक लेवल पे रख रहे हैं। यही रीजन है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यही रीजन है, इसलिए आप देखो 9th में 90% वाले लाखों बच्चे होते हैं, लाखों। पता है आपको 10th क्लास में लाखों बच्चे 90% लाते हैं, मतलब लाखों मतलब दसियों लाख, 10 लाख बच्चे, मतलब करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों बच्चे 90% लाते हैं। आपको पता है आईआईटी और नीट जैसे, भैया बोलो सर वो तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे भाई डिफिकल्ट क्या है, आप दिमाग लगाओ, इंडिया में एक ही तो एग्जाम है यार, कुछ ही तो एग्जाम है जो आपकी एबिलिटी एनालिटिकल स्किल चेक करते हैं। सोचो उनमें कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लाखों करोड़ों में से, करोड़ों बच्चों में से, जिसमें से लाखों टॉपर्स थे, है ना, लाखों बच्चों के 90% से ऊपर थे, उनमें से 10,000 आईआईटी में जाते हैं, 15 से 20,000 लोग नीट क्रैक कर पाते हैं। आप सोचो, वो भी एक बार में नहीं, वो भी ड्रॉप लेने के बाद, कुछ बच्चे तो ड्रॉप लेके क्लियर कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उनकी लर्निंग की जो तरीका है, लर्निंग का जो कर्व है वो गलत है। क्योंकि सिलेबस आसान है तो वो ना सीधे ही, मतलब समझाने पे ज्यादा फोकस ही नहीं है किसी का, बल्कि इतना सिंपल सिलेबस है। मैं तो सच में इस बात को चाहूं, मेरा मन करे तो मैं तो आपको जब तक समझाता रहूं जब तक आपको समझ ही ना आए, और हर बच्चे को समझ आए, सो दैट जब वो छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करे ना तो उसका इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि 11वीं और 12वीं कक्षा को बेटा, खासकर 11वीं कक्षा 11th क्लास को अच्छा करने के लिए ना, ये इंटरेस्ट ही आपको अच्छा करेगा। आप देख लेना, मेरी बात आपको याद आएगी 1 साल बाद, चाहे 5 बच्चे सुन रहे हो, चाहे 50, चाहे 500। ये मैं बार बार कहूंगा कि 11वीं कक्षा में आप बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना इंटरेस्ट रखना पड़ेगा कि वो मेहनत तो कर पाओ, वो मेहनत ही नहीं कर पाओगे। नॉर्मली बच्चा क्या होता है, 90% वाला 70 पे आ जाता है, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम इसके बाद कब पढ़ेंगे बताइए जरा, अब क्या पढ़ना है हमको? तो हमने देखो यहां तक समझ लिया बातों को, है ना, हमने काफी मेहनत करके प्यारे बच्चों यहां तक बातें समझ ली हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज यहां लिखना चाहिए था, वो भी यहां पे नहीं है, तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक बातें समझ ली हैं। अब नेक्स्ट मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर बहुत है, ठीक है, 1.5 घंटे का लेक्चर करते रहेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे हमने बात कर ली है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम अगली क्लास में ये निपटाएंगे, इतना निपटाएंगे अगली क्लास में। तो देखो थोड़ा चेंज हो गया यहाँ शेड्यूल, अगली क्लास में हम इतना निपटाएंगे अच्छे से, और अगली क्लास में हो सकता है न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। मान लो नहीं भी होता है तो अगली क्लास में इतना निपटाएंगे और फिर आएंगे मिरर फॉर्मूले। मैं चाहता हूं एक एक बच्चा अच्छे तरीके से करे, फिर मिरर फॉर्मूला पे बहुत क्वेश्चन करेंगे, 1-1.5 घंटा क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद ये वाला पार्ट आपका जल्दी हो जाएगा। फिर मेरे हिसाब से ये आपका एक क्लास में लग जाएगी, इसमें मैं सोचा 3 क्लास में हो जाएगा, बट वो हो जाएगा 4 क्लास तो लगी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। वैसे तो मैं चाह रहा था और काफी सारा करवा दूं, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, और फिर पढ़ेंगे रे डायग्राम, फिर पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, फिर पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। तो इतना कोशिश करेंगे अगली क्लास में खत्म कर दें बढ़िया तरीके से। फिर मिरर देखो, तो इसी तरीके से पेड बैच में जाओगे ना पढ़ने के लिए, तो इसी तरीके से चलता है। अब YouTube पे क्या है, YouTube पे तरीका वही है पढ़ाने का कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ाना। अब तरीका है वो हम भी पढ़ाएंगे आपको, चिंता मत करो। वन शॉट यहाँ पे भी आएंगे, मैं भी इसी वीक में वन शॉट लूंगा, संडे को मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, कमिंग संडे को लूंगा आपका वन शॉट। लेकिन यहां तो मैं पेड बैच की तरह ही मतलब मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे, स्लो स्लो पढ़ेंगे, साल भर है हमारे पास, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है जी। ला 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 ला। बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।